ठीक है ना। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द, ठीक है ना, कैलकुलेट द आपको लिखा हुआ है वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। आपको वेव नंबर निकालना है बच्चों, बामर सीरीज के लिए बोल रहे हैं। बामर सीरीज अब आप लोग जानते हैं कि सर वेव नंबर का मतलब क्या होता है, वी बार, वी बार इजिकल टू सर क्या होता है 1/लैम्डा, समझ रहे ना। तो जो आपका 1/लैम्डा की वैल्यू आएगी ना सर, वही तो आपका बच्चों वेव नंबर की वैल्यू आएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया है सर, बामर सीरीज दिया हुआ है। बामर सीरीज का क्या मतलब होता है, बामर लाइन जिसको बोल रहे हैं सर आप, बामर लाइन का क्या मतलब होता है सर, N1 इजिकल टू इसके लिए क्या होता है सर 2 होता है, और N2 इसके लिए क्या होता है सर, सीधे 3 वाली लाइन ले लो। बहुत बहुत सिंपल सी बात थी, है ना। हाँ हाँ, अच्छा लिथियम वाले का आंसर बताऊं क्या, रुक जा बेटा। तो ये वही हो जाएगा वी बार इजिकल टू सर 1/लैम्डा इजिकल टू आर ऑफ एच इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड फॉर हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैंने जो भी नए बच्चे आए थे, ये कल मैंने बताया था, किसी भी ट्रांजिशन के लिए, किसी भी एटम्स के लिए उसके वेवलेंथ को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था, है ना। N1 N2 ये सब निकल गया। तो बस आपका 10967 इंटू 1/N1 स्क्वायर, N1 का मतलब कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू 1, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो 1/लैम्डा या 1 बी बार इजिकल टू क्या हो जाएगा 10967 इंटू, देखिए ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36। समझ रहे हैं ना, इसको कर लीजिएगा 10967 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। सो दैट्स वाई द फाइनल आंसर क्या आएगा सर, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 10967 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसको आप 36 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये आएगा आपका 15232.9, इतना आएगा। ये समझ रहे हैं ना, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा मीटर, इतने मीटर की अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, आप देख सकते हैं सर। सॉरी सेंटीमीटर में आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि तो देख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा भाई। समझ रहे हैं क्या, ठीक है ना। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है कि सर इसको समझा दीजिएगा, मैं उस बच्चे को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे बताई थी बच्चों। हाँ, रेसिप्रोकल क्यों होगा, क्योंकि आपको तो सर भी बार निकालना है ना, ओनली भी बार निकालना है, तो भी बार तो आपका ऑलरेडी क्या होता है 1/लैम्डा होता है, तो आपको तो ओनली सर 1/लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। क्यों, बस बड़ा ही सिंपल था। ओके, अब देखो बच्चों, अच्छा लिथियम वाले का क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये वाला तो कल ही बता दिया था यार। बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कल ही बता दिया था। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। अरे यार इतना आसान, यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है ना, 1/लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाएंगे आर ऑफ एच इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड। अब आपको यहाँ पे लैम्डा करना है, क्योंकि आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, तो सर लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी क्या। हाँ यहाँ पे बिल्कुल लैम्डा ही तो निकालना है।
हाँ सर, यहाँ पे बिल्कुल लैम्डा ही तो निकालना है, तो बस लैम्डा निकालना है रेसिप्रोकल करके। ठीक है बेटा, चलो जी, चलो जी नेक्स्ट देखो, आगे देखो जी, आगे देखो जी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो जी, क्या बोल रहा है, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या है सर इसमें, इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 एनर्जी लेवल टू 3rd एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी लाइंस बिलोंग टू द विजिबल रीजन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रे बच्चों, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको पूछ रहा है। बालको, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं, आप ही ने तो बताया था। क्या बताया था जी, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 है ना, ये ऐसा हो जाएगा सर यहां से फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं N2 की वैल्यू कितनी है सर, N2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और N1 इज इक्वल टू कितना दिया है अगर बच्चों, 3 दिया हुआ है। दोनों की वैल्यू सर जब दी हुई है तो क्या आप इसको आसानी से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बोलो, है ना? कर लेंगे, तो नंबर ऑफ सर स्पेक्ट्रल लाइन निकाल लोगे ना बच्चों, जो चीज आप कर सकते हैं ना, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्यों मैं अपना समय इस पे खाली व्यर्थ में लगाऊं, क्योंकि सर मेन बात यह है, अगर आप लोग कर लेते हो तो बच्चों आप खुद ही सोचो, सर को क्यों अपना समय लगाना। मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, आगे की चीजें बताऊंगा। गलत बोल रहा हूं क्या, है ना? तो सर इसमें मैं अपना समय तभी तो लगाऊंगा सर, जब हम लोग जो है, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आपको नहीं आएगा, लेकिन आपको तो आता है। वेरी गुड, है ना? चलो जी, सब लोग कर लेंगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। ओके, एक क्वेश्चन और यहां पे दिया गया है सर, इफ द शॉर्टेस्ट wavelength in Lyman series of hydrogen atom is A। समझ रहे ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या बोला था मैंने, कल बताया था ना, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, जब भी आप कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालते हो ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मीनिंग कल भी बताया था, आज भी लिख देता हूं। जब कभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो N2 आपको कितना लेना है, इनफाइनाइट लेना है ना? तो आप मान के चलिए लैम्डा ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू कितना दे रहा है, वो A दे रहा है, E, then longest wavelength in Parsons series of helium atom is helium positive ion is। ठीक है ना, हीलियम पॉजिटिव आयन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको पूछ रहा है, मतलब वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बात एक ही है, नॉर्मल है, लॉन्गेस्ट वही जो मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब है कि सर अगर हाइड्रोजन एटम का, देखिए वो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये दे रहा है, तो मतलब अगर आप देख रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या बोला है, N1 की वैल्यू कितनी होती है बोला था, 1 बोला था या नहीं बोला था मैंने कल, हाइड्रोजन के लिए 1। तो N2 कितना बोला, वो शॉर्टेस्ट बोला है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बताओ रे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और लैम्डा ऑफ इनफाइनाइट हाइड्रोजन एटम का कितना है, ए है ना? तो सर यहाँ पे एक्चुअली ये आंसर जो है, ये ऑप्शन में ए के टर्म में आएगा, समझ रहे हैं ना, ए के टर्म में आएगा, ये थोड़ा ए नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिए सर, इनमें ए के टर्म में आएगा आंसर। अरे सुन रहे हो क्या, ऑप्शन सही से नहीं टाइप हो पाया है, वो आंसर जो है ए के टर्म में इनमें आएगा, सर आंसर जो है ए के टर्म में आएगा। हाँ, फॉर्मूला यही लगाना है। तो देखो, अब हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए, फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन,
अच्छा, इसके लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए बच्चों एक बात बताओ, वो आपको पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, मतलब लैम्डा आपको निकालना है। तो सर पास्टन सीरीज का हीलियम N1 क्या होता है 3 होता है, और N2 क्या होता है सर 4 होता है, बताया था ना। सर जेड कितना होता है हीलियम के लिए, सर जेड की वैल्यू सर 2 होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहीं पे। वेरी गुड वेरी गुड, यहीं पे बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, समय बढ़ रहा है, समय आगे भाग रहा है, समय को मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने की। सुनो 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 सुनो, अब सुनो। अब सर हमें जो है लेमडा क्या निकालना है, हीलियम पॉजिटिव आयन का निकालना है, हीलियम पॉजिटिव। तो ऐसा करो, तो आप क्या लिखे, आप लोग जानते हैं ना सर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है आर ऑफ एच इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों के वेवलेंथ का कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, ऐसा ही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा आर ऑफ एच इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। डिवाइड इसको कैसे करोगे, आर ऑफ एच इंटू हीलियम वाले का N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर डिवाइड अपॉन 1 अपॉन N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट आया तो पूछो मुझे। अरे किसी को कोई डाउट आया तो यहां तक पूछो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों। शिवानी माइक काहे को खोला है, यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है तो बताओ, रिपीट करूं क्या। ओके 1 मिनट है, कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं बेटा कर। एक मिनट है, जस्ट कर रहा हूं। एक मिनट बच्चों, बस 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। ओके, तो गाइस चलिए, तो सर आपको मैं हाइड्रोजन का रिपीट करके दिखाता हूं सर, हाइड्रोजन का सर रिपीट करके दिखाता हूं। देखो श्रेया जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई। उसने कहा कि हाइड्रोजन एटम का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, कल के लेक्चर को अगर आपने बहुत गहराई से अपने होम टाउन अपने घर के अंदर अगर देखा होगा, तो मैंने कल बताया था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा क्या होती है, जिसमें N2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। बच्चों कल मैंने ये बताया था, जिन बच्चों को अभी समझ में आया तो कल की बात को उन्होंने बहुत अच्छे से अपने घर में लेक्चर को देखा, तब उनको बढ़िया से अभी समझ में आ गया। तो कहने का ये मीनिंग है, अगर मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे बच्चों एक बात बताओ मेरे को, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं इसमें
कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने आपको बताया था ऑलवेज ऑलवेज N2 की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्विवेलेंट होती है ना। और हाइड्रोजन एटम के लिए N1 की वैल्यू मैंने क्या बोला था, 1 बोला था या नहीं बोला था, बताओ भैया आप लोग। बोला था ना आकांक्षा, बोला था ना आकांक्षा व्यास, क्या नाम है, व्यास, बताया था बच्चों मैंने। हाँ सर। तो मैंने आपको बताया था सर ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे N1 मैंने 1 ले लिया है और N2 आपका इनफाइनाइट ले रहा है। और लेमडा इनफाइनाइट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लेमडा इनफाइनाइट है हाइड्रोजन एटम का। क्या इसको आप लेमडा इनफाइनाइट नहीं भी लिखते हैं ना बच्चों, अगर आपको अच्छा पसंद नहीं आ रहा है लिखने में, तो आप इसको लेमडा ऑफ H लिख लो। इसको आप लेमडा ऑफ H लिख लो, बात तो एक ही है ना। अब आ गया बेटा सबको समझ में। तो अब इस टेबल को देखो, जो मैंने आप लोगों के लिए टेबल को बनवाई है। अब देखो बालको, यहां से देखो कुछ चीजें कैंसिल होती होगी सर, यहां से कुछ चीजें कैंसिल होती होगी। क्या चीज कैंसिल हो रही, ये तो अलग फॉर्मूला है। ये वाली लाइट चमक रही होगी आपकी आंखों में, ये वाला सही लगा है। देखो एक तो यहां से इसको कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल करो, कर दिया बच्चों, है ना। इन दोनों को तो देखो इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन अपॉन लैम्डा ऑफ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RH से RH कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर वाला तो हाइड्रोजन का N1 N2 है या नहीं है, ये हाइड्रोजन का ही तो है। तो 1/1 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन का ही तो है, माइनस 1/इनफाइनाइट इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा रे बच्चों, हीलियम का N1 स्क्वायर। तो N1 स्क्वायर हीलियम के लिए कितना है सर, हीलियम के लिए मैंने बताया था बच्चों 3 स्क्वायर होता है, और ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना सर। अब देखो यहाँ पे देखो तो सर ये आपका लेमडा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन अपॉन लेमडा ऑफ H इज इक्वल टू, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट का मतलब 0। तो सर ये तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, देखो ये 1 डिवाइडेड बाई आपका क्या है, 1 डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए इधर, ओके सॉरी, इसको ऐसे करो, सिंपल मैथमेटिकल वे में इसको ऐसे करो। तो सर ये तो 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/9 माइनस 1 कितना होगा, 16 होगा नहीं होगा, आप बताओ मुझे, हो जाएगा बच्चों। तो सर उधर से इधर को आ रहा हूं मैं, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो आप लोग समझ जाइए इस सर को कुछ चीजें मिटानी पड़ रही है, तो अब आपको समझ जाना है, ठीक है ना सर। उधर से इधर आओ, तो लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ H की वैल्यू कितनी है, A बोला था मैंने, A लिखो इसको, ठीक है ना। इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इजिकल टू आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये 16 में से ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 करो इसको, 16 इंटू 9। अच्छा सर इसके केस में यहाँ जेड स्क्वायर भी तो होगा, अरे जेड स्क्वायर भी तो होगा हीलियम के लिए, आप तो बता भी नहीं रहे हैं यार, है ना। हाँ जेड स्क्वायर भी होगा ना, तो सर 2 स्क्वायर मतलब 4 मान के चलो इसको, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इजिकल टू ये क्या होगा, 1 ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई सर ये कितना हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 हो जाएगा, इंटू ये क्या होगा, 4 होगा। तो सर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा इधर देखो और स्पेस कम हो रहा है, अब आप समझ गए होंगे। तो लैम्डा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन अपॉन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये A हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर सर चला जाएगा, हाँ बोलो बोलो, 1/7 आएगा ना, 1/7 नहीं आएगा ना, 16 माइनस 9। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये 7 आएगा, ठीक ठीक ठीक। सब लोग देख लो भाई इसमें, क्योंकि सर स्पेस नहीं हो रहा है, सर इसमें स्पेस नहीं हो रहा है, ये सब देख लो पहले, ठीक है ना। ये 5 की जगह पे जो है सर 7 लिख लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब यहां से देखो,
मैं सर इसको ऊपर लिख रहा हूँ, इधर थोड़ा हौच पौच हो गया है, काफी ज्यादा हौच पौच हो गया है। तो एक काम करता हूं, मैं ये पूरा मिटा के इधर लिख देता हूँ, इस पूरे के पूरे टर्म को। आप वीडियो में इसको देख सकते हैं और मुझे वैसे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस सिंपल मैथमेटिक ही तो कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन का कंसेप्ट तो मेरा कंप्लीट हो ही गया है ना सर। यहाँ पे देखो बच्चों, इधर से ये लेमडा एच लेमडा हीलियम पॉजिटिव आयन अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इजिकल टू, है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 1/7 है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 9 × 4 36, ये 36 ऊपर चला जाएगा। तो लेमडा ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन अपॉन ए इजिकल टू 36 अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बच्चों लेमडा हीलियम पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/7 इंटू ए। तो बच्चों यहाँ पे मैं बोल रहा था ना ए का मिस्टेक हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, ए नहीं लिखा हुआ है, वो मिस्टेक में आ गया है, लेकिन ये वाला ए के साथ में आंसर आएगा, बोला था ना मैंने पहले भी। अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन करना सीख जाओ बच्चों, मुझसे पहले आप सॉल्व कर लेना चाहिए, है ना। अब बताओ कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आई तो पूछो भाई, आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या कहीं पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई तो खुद आप लोग मुझे बताओ कि सर हाँ इसको एक बार यहाँ से बताओ। हाँ बच्चों, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर से लेना देना है, जेड का मीनिंग सर एटॉमिक नंबर से ही लेना देना है। सुनो अब एक बात सुनो बच्चों, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कर देता हूँ। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने शाम को एक वीडियो डाला था जिसमें नीट का एक टेस्ट सीरीज चालू है, पता है ना आप लोगों को। क्या आप सब लोगों ने देखा क्या उस वीडियो को, शाम को कल डाला था, है ना, देखा क्या। ओके ओके, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसमें आप देख रहे हैं, तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही जो है चैप्टर लिया था मैंने, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ तो बच्चों उसमें मैंने क्या किया था सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही टॉपिक लिया हुआ था, चैप्टर मैंने कौन सा लिया था सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही चैप्टर लिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। नीट टेस्ट सीरीज है अभी, क्योंकि आपको पता है 1 महीने के बाद नीट का पेपर होने वाला है, पता है ना सबको। वीडियो ग्रुप में नहीं डाला है ना, वो आपके आपके ग्रुप में तो ओनली आपके क्लास का लेक्चर डालता हूं ना मैं, आपके ग्रुप में। आप चैनल में देखिए ना, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है ना, चैनल सब्सक्राइब किया तो उसमें से आपको दिख सकता हो, आप उसको सॉल्व करिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद नीट का पेपर होने वाला है। तो हाँ यूट्यूब पे है रेणुका जाधव, तो आप उसको सॉल्व देखिए, उसको भी देखिए, आप लोग समझ रहे हैं ना, जो बच्चे एकदम तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों को देखना जरूरी है। ओके, अब देखो बच्चों, अब हमारे पास एक बहुत, हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, अब हमारे पास सर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के इस चैप्टर में। इस टॉपिक का सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है, इस चैप्टर का मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है इस चैप्टर में, समझ रहे हैं क्या। इस टॉपिक का ये जो टॉपिक है ना सर, ये क्या है बच्चों, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों के पास एक नया टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूं सर, इसका नाम क्या है, बोर एटॉमिक थ्योरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बात क्या हुई, बात क्या हुई बच्चों,
कि हमने जब बहुत सारे पार्टिकल के बारे में यहाँ पे स्टडी की, मैंने इससे पहले आपको वेव थ्योरी के बारे में पढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया, है ना, सारे के सारे इफेक्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, सब चीजों के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाया, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ाया था, स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसमें आपने देखा था बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लाइमैन हो गया, बामर हो गए, पास्टन हो गए, फुंट हो गए, ब्रैकेट हो गए, इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया। लेकिन बच्चों, इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बताया, लेकिन बच्चों इन्होंने हाइड्रोजन एटम के बारे में जो इससे पहले आप पढ़े थे उससे क्या प्रॉब्लम आई थी, उन लोगों ने हाइड्रोजन एटम के बारे में कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाए। उन्होंने एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बताया नहीं, उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि हाइड्रोजन एटम के एनर्जी क्या होगी। उन्होंने दूसरी बात ये नहीं बताई कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है, अगर इसके चारों तरफ ये ऐसे जो है ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, इस सर्कुलर पाथ में अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, इस सर्कुलर पाथ में अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इसके बारे में वो लोग नहीं बता पाए। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा उन्होंने बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन भी इन्होंने नहीं बता पाया। तो इस बात, फिर उसके बाद उनकी वो थ्योरी काम नहीं चल पाई। और दूसरी बात उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर कोई न्यूक्लियस और एटम जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक रेडियस होता है, एक लाइन ऐसे होती है न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट सेल तक की एक डिस्टेंस होती है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का कंसेप्ट भी इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने दूसरी बात ये नहीं बोला कि अगर इसके अंदर सपोज ये मैंने कहा 7 और मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन के अंदर या हाइड्रोजन मान के चलो मैंने कहा यहाँ पे बेरिलियम 4 है, क्या बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं क्या बेरिलियम के न्यूक्लियस के अंदर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्या? तो इन सब बातों की स्टडी ये लोग नहीं कर पाए, नहीं बता पाए। तो इन सब चीजों को बताने के लिए हमारे पास एक नया मॉडल आया था जिसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक आपके एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से आए हुए। सर क्या हुआ था, आइए इसके बारे में जानते हैं, बोर ने क्या बोला था। नील बोर्स ने ये बोला बच्चों 1913 में, एक was the first to explain quantitatively the general features of structure of hydrogen atom and its spectrum। इन्होंने हाइड्रोजन एटम और इसके स्पेक्ट्रम को जो है, इसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करके बताया। उन्होंने यूज किया, ही यूज प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को इन्होंने बताया, प्लैंक्स कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, और इसके कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे। इन्होंने क्या किया कि सर इसके कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे। इन्होंने क्या बोला, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने बोला बच्चों, उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या नाम बोला, ऑर्बिट के नाम से जान लिया। क्या बोला सर, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, समझ रहे हैं क्या? इन्होंने कहा कि सर इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन डेफिनिट सर्कुलर पाथ। कुछ फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उन पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऑर्बिट है और इस तरीके से ये इसमें घूम रहा है। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से सर इसमें घूम रहा है। सर इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सब बच्चे देखिए। तो ये जो बीच में आपको यहाँ पे, जो यहाँ जरा ध्यान से देखो बच्चों, सर जो ये बीच में ये दिख रहा है ना, ये जो बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका सर न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें घूम रहा है। और सर यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, जो ये पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना,
इस सर्कुलर पाथ वाली लाइन को ही सर, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, इस लाइन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं क्या? अब इसी ऑर्बिट के अंदर सर, इसी ऑर्बिट के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसी ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा है। दूसरी बात मैं आप लोगों को इसमें एक चीज और बता देता हूं, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ना बच्चों, ये ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ना सर, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ये फिक्स्ड होती है। और क्योंकि जब भी ये इस इलेक्ट्रॉन, जब भी बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना, जब भी बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना, तो ये ना तो एनर्जी को लॉस करेगा ना तो एनर्जी को गेन करेगा। समझ रहे हैं क्या? ना तो सर ये एनर्जी को लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, बस जो है ये इसकी एनर्जी फिक्स रहती है। तो जब भी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स रहती है ना, तो उस ऑर्बिट को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं रे बच्चों उसको? स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं? सर उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? सर उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा तो नहीं है खैर मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब देखो एक बात और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा सर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है, ठीक है ना? मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ये सब आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये सब अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए एक चीज बताइए, एक बात मुझे आप लोग बताओ कि सर ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहा है, आपने देखा बच्चों कि सर ये इलेक्ट्रॉन जब भी इसमें घूम रहा है यहां से, तो आप देखिए यहां से यहां तक, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो, ठीक है ना? अच्छा एक मिनट है, चलो देखिए, आप जरा यहाँ पे देखिए बच्चों, जरा यहाँ पे देखिए कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को घूम रहा है तो देखिए ऐसे, तो यहां से देखो, जरा ध्यान से देखिए सर, बहुत ध्यान से देखिए कि आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस है, तो सर इस न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। तो जब प्रोटॉन होते हैं तो सर इसके अंदर इस प्रोटॉन का चार्ज भी क्या हो जाएगा, मैं इस प्रोटॉन का चार्ज सपोज लिख देता हूं प्लस जेड इंटू ई। समझ रहे हैं क्या इस पे? तो आप मुझे बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा बताओ? अपनी तरफ खींचने, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, क्योंकि सर आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताया गया था कि नेगेटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट कंसीडर, लेट अस टेक, हम लोग एक बात ले रहे हैं, लेट अस टेक, क्या ले रहे हैं, चार्ज ऑफ, सपोज मैंने कहा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बच्चों मैंने सपोज आपको बोला प्लस जेड ई, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बोला, ई बोल दिया, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का बोल दिया। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं सर, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं ना? ये सब अपनी कॉपी में लिखना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थ्रो कूलॉम्ब लॉ, कूलॉम्ब लॉ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सर कूलॉम्ब लॉ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है के इंटू Q1 Q इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है बच्चों, कूलॉम्ब्स लॉ होता है। बात समझ में आ रही क्या? कूलॉम्ब्स लॉ होता है। तो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका Q1 है, Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है सर। यहाँ पे Q1 और Q2 बच्चों आपको चार्ज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ मुझे? Q1 एंड Q2 चार्ज है ना? तो सर यहाँ पे ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया।
तो आप इसको F इजिकल टू ऐसे बोलोगे ना, K आपका कांस्टेंट होता है, कूलाम कांस्टेंट होता है, Q1 की वैल्यू कितनी है सर, Z इंटू ई, और Q2 कितना है, E है, अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, K इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, होगा नहीं होगा, F इजिकल। तो जो ये फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ जो है एक फोर्स लगाएगा। ये कौन सा फोर्स लगाएगा, ये कौन सा फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा। इतना फोर्स जो है ये न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस न्यूक्लियस टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, वो इसके इक्विवेलेंट किया जा रहा है। नहीं समझ रहे हैं क्या, ये सब बोर्ड ने बताया था, है ना। किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो। अथर्व समझ में आ रहा है बेटा, समझ में हाँ आ रहा है सर। अथर्व, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बोलो। संदीप, सानिका, सलोनी, अच्छा लग रहा है क्या, आ रहा है सर। ओके आ रहा है ना, वेरी गुड वेरी गुड। सर, सुनो, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, अब देखो देखो, है ना। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो सर, देखो, अब आपने बोला कि सर ये फोर्स कौन सा है बच्चों, जो न्यूक्लियस के द्वारा इस पे लगाया गया है। अब लेकिन आपने सुना होगा, क्या कभी ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में गिरता है क्या, आप मुझे बताओ, क्या कभी ये जो आपका दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्या कभी इस इलेक्ट्रॉन में गिरता है क्या, नहीं सर, ये तो बस अपनी वही पुरानी चाल से क्या होता है, घूमता फिरता रहता है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सर, आपको पता है ना बच्चों कि सर ये कभी भी, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है सर, ये कभी भी सर इसमें जो है कभी भी क्या नहीं होता है, गिरता ही नहीं है। सर ये क्यों नहीं गिरता है, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर ये क्यों नहीं गिरता है। बच्चों ये गिरता इसलिए नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, बच्चों ये गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा बना देता हूं। सर जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बनाएंगे इसको, देखो बच्चों, सर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखिए, दोनों ब्लू कलर के हो गए ना इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन है ना सर, ये ऑर्बिट है, यहाँ पे ये आपका क्या है सर, ये ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट भी क्या करता है सर, ये ऑर्बिटल भी उतना ही फोर्स इस न्यूक्लियस की तरफ लगाता है, उतना ही एक अपोजिंग फोर्स इस न्यूक्लियस की तरफ लगाता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि सर ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, सॉरी ये ऑर्बिट क्या करता है, उतना ही अपोजिंग फोर्स न्यूक्लियस की तरफ लगाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस ऑर्बिट एक्सर्ट्स, ऑर्बिट एक्सर्ट्स, ठीक है ना, ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो ये फोर्स लगाता है ना सर, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं उसको। किस नाम से जानते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड्स ऑर्बिट। ऑर्बिट की तरफ क्या कर रहा है सर, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगा रहा है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जितना फोर्स न्यूक्लियस से बाहर को इसकी तरफ को लगा हुआ है, जितना फोर्स सर न्यूक्लियस से इसकी तरफ को लगा हुआ है, ठीक है ना। रेडमी नाम से अगर ठीक ठीक करता भी कोई है तो बच्चा, जो भी अपने फोन से मत ज्वाइन होइए, अपना नाम लिखो, जो भी है जो भी है अपने नाम लिखिए बच्चों। तो देखो थोड़ा सा, एक मिनट, आप देख रहे हैं कि सर यहां से आप देखो, ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट क्या करता है, ठीक उतना ही फोर्स इसकी तरफ लगाता है, इतना ही तरफ फोर्स जो है इसकी तरफ को एक्सर्ट करता है सर, ये ऐसे उल्टे ऐसे डायरेक्शन में लगाता है। उस फोर्स को किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये ऊपर वाला तो कूलाम का फोर्स हो गया, ये वाला कूलाम फोर्स हो गया ना, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगता है। तो सर वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो क्या होगा, तो
तो F इजिकल टू होता है mv²/r। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी, और v इज द क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग ये बोलेंगे, तो ये आपका कूलाम का फोर्स हो गया। F ऑफ c से इसको इंडिकेट करो, कूलाम का मतलब F ऑफ c, समझ रहे हैं ना। और सर मैं अब देखो एक मिनट यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए सर, एक मिनट जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा देता हूँ। हाँ तो सर अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो आप जरा यहाँ पे देखो, तो सर जो ये कूलाम फोर्स होगा बच्चों, जो ये कूलाम फोर्स होगा ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये उतना ही लगता है जितना क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सर ये जो फोर्स है ना सर, ये उतना ही फोर्स यहां से लगता है जितना यहां से क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ये कूलाम का लॉ जो है सर उतना ही अप्लाई होता है जितना सर आपने यहां से क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाया। हाँ आप लोगों को पता होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। तो देखो बच्चों एक बात देखो, तो ये कूलाम का फोर्स इतना है और ये इतना है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखिए थोड़ा सा, तो सर दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं, देखिए ठीक है ना। तो सर देखिए दोनों फोर्स को आप इक्वल करके देखो, तो बच्चों दोनों फोर्स F इजिकल टू अनदर ऑफ F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, ये K इंटू ZE² अपॉन क्या हो जाएगा सर, ZE² डिवाइडेड बाई सर R² हो जाएगा, इजिकल टू आप बोलेंगे M इंटू V² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, R हो जाएगा। इस R से R को कैंसिल करो। तो बच्चों अगर आपसे यहाँ पे बोला जाता है mv² की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे इसको, K इंटू ZE² अपॉन R बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलो। आपको अगर बोला जाता है mv² की वैल्यू निकालने को बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे, तो v² की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v² इज इक्वल टू K इंटू ZE² अपॉन R इंटू M। ऐसे ही होगा क्या, या लिखा हुआ मेरा बढ़िया से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलो। हाँ या सर। यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। तो v² इज इक्वल टू K इंटू ZE² डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, R इंटू M हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो v² की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी, बोलो 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 बच्चों, यस सब लोग सर। जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे, क्या v² की वैल्यू यही होगी क्या। अच्छा इसको आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हैं ना सर, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, K इंटू ZE² इज इक्वल टू, सर ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो देखो किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो v² की वैल्यू मैंने यहीं पे रखी हुई है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, समझ रहे हैं क्या। चलो देखो जी, देखो इधर देखो देखो, किसी का माइक खुला है, कौन है ये जिसका माइक खुला हुआ है, स्वामिनी। ठीक है ना। चलो अब पहला पॉइंट हो गया क्लियर, बोर ने ऐसी ऐसी बात बोली थी और फाइनल हमने v² निकाला। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, दूसरा पॉइंट क्या बोला बोर ने, उन्होंने कहा ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनिट एनर्जी, हेंस नोन एज द लेवल, एनर्जी लेवल और सेल। उन्होंने कहा कि ईच ऑर्बिट की क्या होती है, बोला कि भाई एक डेफिनिट एनर्जी होती है, और उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर, सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो दीज आर एसोसिएटेड विद, आपको बताया गया था, ठीक है ना। दीज आर एसोसिएटेड विद, आपको क्या बोला गया था सर, दीज आर एसोसिएटेड विद KLMN। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, देखो ये K बोलते हैं, L बोलते हैं, M बोलते हैं, 10th में पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 बोला जाता नहीं बोला जाता, ये सेल है ना, आपके पढ़ा था ना आपने 10th में, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सर इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस तरीके से एनर्जी सेल बोलते हैं, इनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, और इस एन को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये क्या होगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो ये 1 2 3 4 है ना, तो ये इसके एन की वैल्यू है, एन एन। तो अब ये एन की वैल्यू इसके लिए है, तो इस एन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे।
ठीक है ना सर, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का है किसी को, ठीक है ना। ओके, आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो इसी में, ठीक है ना सर। चलो चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक मिनट है, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम। तो ये काय की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वेलोसिटी थी, ये सर आगे काम आने वाला है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, ओनली दोज ऑर्बिटल आर परमिटेड फॉर द इलेक्ट्रॉन विच एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ एच अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखी है, एच अपॉन 2 पाई लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ना सर, ये लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे, अब देखो क्या बोला इन्होंने, एक बात यहाँ पे ऐसी बोली थी बच्चों कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ओनली वही, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ओनली दोज ऑर्बिटल आर परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन विच एंगुलर मोमेंटम, इन्होंने ये बोला कि ओनली वही ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए परमिटेड है, इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए परमिटेड है, जिनका एंगुलर मोमेंटम का मतलब एल, एल का मतलब एम बी आर क्या है, इज इक्वल टू इज मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। देखो क्या है सर इसका मीनिंग, मतलब एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया कि जिनका ओनली उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर होता है, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एन अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। तो मतलब सर सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी। बोर थ्योरी में ये बताया गया कि सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं, ओनली उन्हीं ऑर्बिटल में बच्चों इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, समझ रहे हैं ना, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं सर, ओनली उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होता है, समझ रहे हैं ना, जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है NH अपॉन 2 पाई के, NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा सर, ओनली उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उनके अलावा किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, ये बात इन्होंने बोली थी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, m का मतलब सर आपका क्या हो गया, वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये लाइन जो है ये थोड़ा सा लिखी हुई नहीं है मैथमेटिकल वर्जन में, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा सर, यहाँ पे मैंने लिख लिया हुआ है, ठीक है ना। तो m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों, तो आप देखो इसको क्या बोला था इन्होंने, ये देखिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ इसको, इन्होंने क्या बोला, जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल है, तो ये वैल्यू ऐसे होगी नहीं होगी, देखो एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो सर एक बात बताओ, यहां से मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई m, होगा नहीं होगा बोलो रे बच्चों। तो यहाँ पे सर ये b की वैल्यू निकल गई, हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो। तो सर एक बात बताओ, हाँ सर। अब देखो बच्चों, सर यहाँ पे अगर इसको b स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, होगा नहीं होगा बोलो बच्चों। समझ में आया क्या सभी को, कैसे मैंने v स्क्वायर बोला इसको, अरे इसको आप v स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो जब आप अगर इसको v स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब, इसके आगे अगर स्क्वायर लगाओगे तो सबका स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या, ये इक्वेशन 2 है और ये सर इक्वेशन नंबर 1 है। किसी को यहां तक दोबारा समझाना है तो बोलो, अच्छा रिपीट करूं क्या, अच्छा रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा आर भी तो है, आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर भी लिखो, आर स्क्वायर भी लिखो। अगर जैसे आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो भी अगर लिखोगे, अगर यहाँ से एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये तो बोर ने बोला था सर इन्हीं ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। सर इन्हीं ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो इन्होंने कहा यहाँ से भी की वैल्यू निकालो, तो एन एच अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई एम आर। तो यहाँ से सर आप ये वैल्यू आ जाएगी भी की। सर इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करो बच्चों, इसको अगर आप भी स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो भी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा बताओ। भी स्क्वायर कर रहा हूं तो पूरे टर्म पे क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ओके अब सुनो सर, अब ये इक्वेशन नंबर 2 देखो। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 इजिकल टू इक्वेशन 2 करो। इक्वेशन 1 इजिकल टू क्या करो बच्चों, आप लोग इक्वेशन नंबर 2 करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करो। तो सर यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 क्या है और इक्वेशन 2 क्या है, उसको देखो कोरिलेट करते हैं। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो इक्वेशन 1 तो बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू क्या है, के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर इंटू एम इजिकल टू यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर हो जाएगा। सर देखो कुछ चीजें कैंसिल करो यहाँ से। सर इस स्क्वायर से ये आर कैंसिल करो, इस स्क्वायर से सर ये एम कैंसिल करो सर, है ना। तो देखो क्या बचा हुआ है, देखो अब क्या बचा इधर, के इंटू जेड ई स्क्वायर इजिकल टू क्या बचा, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। तो आर बाहर निकालो, आर बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम। ये आर तो बाहर ले लिया ना, तो ये 4 पाई एम तो आपने ऐसे ही लिखा, 1 मिनट है, 4 पाई एम इंटू ये वाला टर्म नीचे आएगा, जेड ई स्क्वायर इंटू के। आया नहीं आया, तो यही तो सर ये जो आर आया, तो यही तो रेडियस ऑफ आर का मतलब क्या है, वेयर आर इजिकल टू आपने क्या बोला था सर, आर इजिकल टू आपने बोला था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो सर यही तो आर आपका हाइड्रोजन एटम का रेडियस है। तो एक बात बताओ रे बच्चों मुझे, तो ये क्या, ये वाला डेरिवेशन, ये वाला इक्वेशन आया नहीं आया हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालने के लिए, बताओ। किसी को कोई डाउट आया है तो पूछो, किसी को कोई डाउट आया है तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आया है तो पूछो, कहीं से आप हाँ बोलिए कि सर। ठीक है ना। ओके अब सुनो सुनो सुनो, आप सुनो। आज का लेक्चर सब बच्चे घर में नोट करना, नोट्स बनाना, क्योंकि कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा। समझ रहे हैं क्या, कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा। जो बच्चे बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको कॉपी में लिखना, और लास्ट में क्या इक्वेशन आपने लिखी हुई है, ये वाली लिखी हुई है, ये सब अपनी कॉपी में लिखना है। समझ रहे हैं क्या, ये सब बच्चों आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। ये सब के सब अपनी कॉपी में लिखना है। और क्योंकि सर मैं जो है आप लोगों को कल इससे आगे बताने की कोशिश करूंगा। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट आया क्या आज के लेक्चर में, तो बोलो। सबको बहुत बढ़िया से देखना है, और मैंने आपको बताया है पढ़ने का स्टाइल कैसे, आपको बिल्कुल समझ कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको पहले से समझाया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। कोई भी डाउट अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर आता है, समझ रहे हैं क्या, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे न्यू आए हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन, विशेष सूचना मैं उन लोगों को दे रहा हूं, वो बच्चे पुराने लेक्चर को जरूर देखें। क्योंकि अगर वो पुराने लेक्चर को नहीं देखेंगे ना, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि बच्चों ये आईआईटी जेई और मेडिकल नीट एग्जामिनेशन का कोर कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आधा अधूरा नहीं चलता है। तो इसलिए सर आप लोगों को पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारे पास प्लेलिस्ट है, सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है, पुराने लेक्चर जरूर देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, पहले नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स क्योंकि आप लोगों के लिए
बहुत ज्यादा जो है कारगर साबित होंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, फिलहाल और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, सर बोलो। चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट भेजिए। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट भेज दूंगा आज। ओके, और किसी को, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चों, और किसी को कोई बात, कोई बात नो कहनी, सर। ठीक है ना। चलिए, सो स्टूडेंट मेहनत करिए, मिलते हैं, इस लेक्चर को जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है बेटा। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके 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 बेटा, ओके बेटा, बाय 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 बाय।